नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिए, छोटी सी कहानी है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक भी कहता है, आप सच कह रही है, मैंने भी आज से पहले ऐसी बारिश नहीं देखी थी। जैसे तैसे रात बढ़ रही थी, नंदिनी का डर भी बढ़ता जा रहा था। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट की बहुत तेज आवाज़ आती है, जैसे कि बादल फट गए हों। नंदिनी डर कर अभिषेक का हाथ पकड़ लेती है। अभिषेक भी नंदिनी को इस तरह डरता देख नंदिनी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। भारी बारिश और अंधकार में एक दूसरे की बाहों में ये दोनों अजनबी थोड़ी देर बाहों में रहने के बाद नंदिनी दूर होने लगती है, तो अभिषेक उसे खुद से दूर नहीं होने देता, बल्कि वो अपनी बाहों की जकड़ को और मजबूती प्रदान कर उसे कसकर बाहों में जकड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा। देखिए कैसे एक पत्नी अपने यार के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके बाद उसका पति क्या करता है। बहुत मज़ेदार कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्तर पर लेटे नंदिनी को 1 घंटा हो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज से करीब 25 साल पहले की वो काली डरावनी रात वो आज तक नहीं भूली थी। वो सन्नाटे में डूबी काली रात का डरावना काला सच उसकी कई रातों की नींद खा गया था। उसके निश्चल विचारों में उथल पुथल मचा उसे विचारों की अग्नि में तड़पने के लिए छोड़ गया था। वो आज भी उन विचारों में स्वाहा हो रही है। उस हवन कुंड में समीधा सी जल रही है। उस बीते कल की अग्नि में उसका आज भी लगातार स्वाहा हो रहा है। करीब 27 साल पहले उसकी विवेक से शादी हुई थी। विवेक बहुत सुलझे हुए, मिलनसार, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। परिवार वालों की रजामंदी से उसकी और विवेक की शादी हुई थी। उस वक्त विवेक की नई नई नौकरी लगी थी और एक भरा पूरा संयुक्त परिवार नंदिनी को मिला था। शादी के बाद कैसे दिन गुजरता और कैसे विवेक की बाहों में रात गुजारती उसे कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन करीब 1 साल सबके साथ सबके हिसाब से रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। कारण हमेशा हर चीज में सास ससुर और घर के सदस्यों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप था। नंदिनी को संगीत से बेहद लगाव था। वो संगीत सीखना भी चाहती थी, पर उस घर में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर की बहू का गाना बजाना किसी को पसंद नहीं था। उसने एक बार अपनी सास से गाना सीखने की इजाज़त मांगी थी, तो उसकी सास ने उसे एक लंबा सा लेक्चर दे उसकी गाना सीखने की इच्छा को वहीं दबा दिया था। उनकी सास ने जलते कोयले पर ठंडा पानी डाल उस अंगारे को वहीं बुझा दिया था। नंदिनी के पति विवेक को जब ये मालूम हुआ, तो वो भी नंदिनी की तरह बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो नंदिनी से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा का सम्मान करते थे। करीब 1.5 साल बाद विवेक का दूसरे शहर में तबादला हो गया और यही मौका नंदिनी और विवेक चाहते थे। घर वाले को न चाहते हुए भी दोनों को दूसरे शहर में जाने की इजाज़त देनी पड़ी। दूसरे शहर में जाकर कुछ दिन तो दोनों हवा में उड़े, खूब घूमते फिरते मौज करते बीत गए। लेकिन धीरे धीरे विवेक की व्यस्तता बढ़ गई। उनको काम के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए दूसरे शहर भी भेजा जाने लगा। विवेक भी अब ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो अब ज़्यादा काम करने लगा था। अब नंदिनी अधिकतर समय अकेली रहती थी और अकेलापन उसे खलता था। उसने कई बार विवेक से भी कहा, हमें ज़्यादा पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर विवेक उसकी एक नहीं सुनते थे। उसे कभी प्यार से समझाते तो कभी झिड़क कर समझा देते थे और अपने काम में व्यस्त रहते। विवेक ने एक दिन नंदिनी का अकेलापन दूर करने के लिए उसे संगीत सीखने की इजाज़त दे दी और एक ट्यूटर भी नंदिनी को संगीत सिखाने के लिए रख दिया। ट्यूटर उसे रोज संगीत सिखाने आता। नंदिनी भी बड़ा मन लगाकर संगीत सीखती। वो धीरे धीरे संगीत में पारंगत हो रही थी।
ट्यूटर, जो कि नंदिनी का हम उम्र ही था, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। नंदिनी इन सब से अनजान उससे ढेरों बातें करती और अपना सारा ध्यान संगीत सीखने पर लगा रही थी। एक दिन शाम को जब नंदिनी अभिषेक से संगीत सीख रही थी, तभी बहुत जोर से आंधी और तूफान के बाद बारिश शुरू हो जाती है। नंदिनी गाती गाती भागकर उस बारिश में नाचने लग जाती है। किसी मोर की भांति वो उस बारिश में चहकने लग जाती है। अभिषेक उसे मंत्र मुग्ध हो इस तरह बारिश में नहाते और गाना गाते हुए देखने लग जाता है और थोड़ी देर उसे निहारने के बाद उसके सुर में सुर मिला गाना गाते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो बारिश में भीगने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों, बारिश में भीगते हुए अभिषेक नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है। इससे नंदिनी के पूरे बदन में बिजली सी कौंध जाती है। अभिषेक नंदिनी का हाथ थामे उसे खुद की ओर खींच लेता है और दोनों आंखों में आंखें डाले बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। लगभग 5 मिनट बाद नंदिनी अभिषेक से अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई अपने कमरे में आ जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। अभिषेक भी भागता हुआ उसके पीछे पीछे आता है और कमरे के बाहर से ही उसे बार बार सॉरी बोलता है। इससे नंदिनी थोड़ा नॉर्मल होती है और दरवाज़ा खोलकर अभिषेक को बिना कुछ बोले एक बड़ा सा तौलिया पकड़ा देती है और फिर दरवाज़ा बंद कर खुद के कपड़े चेंज कर बाहर आती है। अभिषेक गीले कपड़ों में ही खुद के बालों और हाथ मुंह तौलिए से पोंछ वहीं पड़ी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद नंदिनी गर्मा गर्म चाय के 2 बड़े कप लिए उसके सामने आती है और अभिषेक को चाय का कप थमा वहीं पास में सोफे पर बैठकर चाय पीने लग जाती है। दोनों खामोशी से चाय सुकड़ने लग जाते हैं। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा थोड़ी थोड़ी देर में तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ती जा रही थी। पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला था। चाय पीने के बाद नंदिनी देखती है कि अभिषेक गीले कपड़ों में कांप रहा है। नंदिनी चुपचाप उठती है और विवेक का कुर्ता पैजामा लाकर अभिषेक को थमाकर कहती है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बारिश थमने तक आप यहीं रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अभिषेक बोलता है, बारिश थमने तक यहाँ रुकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और विवेक जी का कुर्ता पैजामा पहनने के लिए भी दिया। नंदिनी बिना कुछ बोले एक हल्की सी मुस्कान अभिषेक को देकर अंदर चली जाती है। रात के 10 बज चुके थे और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा बारिश की बौछारें तेज हो गई थी। तेज बरसात के कारण लाइट भी चली जाती है और वहां अंधकार छा जाता है। नंदिनी मोमबत्ती जलाकर बैठक में रख देती है जहां अभिषेक बैठा था। फिर नंदिनी खाना बनाने चली जाती है। खाने में मटर पुलाव बनाकर अभिषेक को खाने के लिए देती है। अभिषेक, आप खाना नहीं खाएंगी? नंदिनी बोलती है, जी बिल्कुल खाऊंगी, भूखे पेट मुझे नींद ही नहीं आती है। वो तो आज आप हैं तो 2 जनों का खाना बनाने में आलस नहीं आया, नहीं तो मैं ब्रेड बटर खाकर काम चला लेती। विवेक जब भी टूर पर जाते हैं मेरी खाना बनाने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन मैं भूखी कभी नहीं रहती। ब्रेड बटर बिस्किट नमकीन फ्रूट्स हमेशा अपने पास रखती हूँ और इन्हीं सब चीज़ों से मेरा काम चल जाता है। अभिषेक बोलता है, जी वैसे आपने मटर पुलाव बहुत टेस्टी बनाए हैं, आपके हाथों में बहुत स्वाद है, वरना मेरी भी हाल आप जैसा ही है। गांव में काफ़ी ज़मीन जायदाद है पर यहाँ किराए के कमरे में अकेला रहता हूँ। नंदिनी बोलती है, आपके घर में और कोई नहीं है? अभिषेक बोलता है, थे मेरे माँ बाबा, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। 1 साल पहले दोनों एक ट्रेन हादसे में चल बसे। परिवार में बस हम 3 ही जने थे, अब मैं अकेला हूँ। नंदिनी बोलती है, बहुत दुख हुआ सुनकर।
अभिषेक बोलता है, आप दुखी मत होइए, सब नसीब का खेल है। अब दोनों का खाना खत्म हो गया था तो नंदिनी दोनों की खाने की प्लेट अंदर रख आती है और वापस आकर वहीं बैठ जाती है। बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है, मानो आज शहर में बाढ़ आकर ही रहेगी। रात के 12 बज रहे थे और बाहर से बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की आवाजें आ रही थी। गहराता अंधेरा और ये आवाजें, इससे नंदिनी डर कर सोफे में धंसती जा रही थी। ये ऐसी बारिश आज से पहले कभी नहीं देखी थी, नंदिनी कहती है। अभिषेक भी कहता है, आप सच कह रही है, मैंने भी आज से पहले ऐसी बारिश नहीं देखी थी। जैसे तैसे रात बढ़ रही थी, नंदिनी का डर भी बढ़ता जा रहा था। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट की बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि बादल फट गए हों। नंदिनी डर कर अभिषेक का हाथ पकड़ लेती है। अभिषेक भी नंदिनी को इस तरह डरता देख नंदिनी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। भारी बारिश और अंधकार में एक दूसरे की बाहों में ये दोनों अजनबी थोड़ी देर बाहों में रहने के बाद नंदिनी दूर होने लगती है तो अभिषेक उसे खुद से दूर नहीं होने देता, बल्कि वो अपनी बाहों की जकड़ को और मजबूती प्रदान कर उसे कसकर बाहों में जकड़ लेता है। थोड़ी देर कसमसाने के बाद नंदिनी खुद को अभिषेक के सामने समर्पित कर देती है। उस रात दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। आज नंदिनी को एक अलग ही अनुभूति होती है जो उसे विवेक के साथ कभी नहीं हुई थी। सुबह के 4 बज रहे थे, अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी। अभिषेक नंदिनी को रात के लिए सॉरी बोल चुपचाप उठकर अपने घर चला जाता है। नंदिनी उसे हाँ या ना कुछ नहीं बोल पाती, वो अपनी गर्दन नीचे किए बैठी रहती है। उस रात के बाद अभिषेक नंदिनी को संगीत सिखाने के लिए आना बंद कर देता है और नंदिनी कुछ दिनों में सब कुछ भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और विवेक में रम जाती है फिर से। लेकिन 25 साल बाद नंदिनी के नाम से एक लेटर आता है जिससे नंदिनी की जिंदगी में भूकंप आ जाता है, क्योंकि उसमें करोड़ों की वसीयत होती है नंदिनी के नाम से। करोड़ों की वसीयत नंदिनी के नाम से देख विवेक तंज कसता है, अरे वाह, मेरी बीबी तो बैठे बिठाए मुझसे भी ज्यादा मालदार बन गई। ए बीबी, अगर मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मुझे कर्ज देगी ना? नंदिनी गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है, पर विवेक का तंज कम नहीं होता। वो बोलता है, ए बीबी, ये अभिषेक है कौन जो अपनी 100 एकड़ जमीन, 5 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश तुम्हारे नाम करके मर गया? ए बीबी, कहीं ये तेरा कोई पुराना आशिक वाशिक तो नहीं है ना, जो इतना मालादार था और मेरी बीबी को भी मालादार बनाकर मर गया? विवेक गुस्से में भरा नंदिनी पर तंज कसता जा रहा था। नंदिनी विवेक को इस तरह बकवास करता देख कहती है, ये वही अभिषेक है जिसे तुम मुझे संगीत सिखाने के लिए लाए थे। विवेक बोला, ओहो, तो ये वो संगीतकार है, पर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले तुम्हारे नाम क्यों की? इसके बीबी बच्चे या कोई और नहीं था क्या? नंदिनी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। विवेक बकवास कर ऑफिस चला जाता है। नंदिनी बहते आंसुओं के साथ वो काली बरसात की रात याद करने लग जाती है। इतने सालों बाद अभिषेक ने ऐसा क्यों किया वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। रात को विवेक शराब पीकर घर लौटता है और नंदिनी पर प्रश्नों की बौछार कर देता है। विवेक नंदिनी से पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हारा अभिषेक से क्या रिश्ता है? प्रेम करती हो उससे? बोलो, मुझे धोखे में क्यों रख रही थी तुम अभी तक? कोई अनजान यूं ही अपनी सारी दौलत किसी के नाम नहीं करता। बताओ मुझे नंदिनी, सच क्या है? मैं पागल हो रहा हूँ ये सब सोच सोच कर। विवेक गुस्से में फिर कहता है, विजय मेरा है बेटा या मेरा नहीं है? बोलो नंदिनी,
अब ये शब्द सुनकर नंदिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो चीखते हुए कहती है, नहीं पता मुझे उस अभिषेक ने अपनी सारी दौलत मेरे नाम क्यों लिखी। विजय तुम्हारा बेटा है या उस अभिषेक का, मुझे ये भी पता नहीं। विजय से पहले या विजय के बाद मेरे और बच्चे क्यों नहीं हुए, कुछ नहीं जानती मैं। तुम करो अपने टूर, कमाओ पैसे, छोड़ दो मुझे अकेला, छोड़ दो। चीखते चीखते नंदिनी बेहोश हो जाती है। इतने में अपनी माँ की चीखने की आवाज़ सुन विजय वहाँ आ जाता है। अपनी माँ को बेहोश देख वो अपने पिता विवेक से पूछता है, क्या हुआ पापा, मम्मी को? विवेक गुस्से में उससे कहता है, मत कह मुझे पापा, न मैं तेरा पापा हूँ न तू मेरा बेटा, समझा। विजय की समझ में कुछ नहीं आता, आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो अपनी माँ को उठा सोफे पर लिटाता है और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारता है। इससे नंदिनी को होश आ जाता है। विवेक नंदिनी को फिर घूर कर देखता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। विजय को कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर दोनों को हुआ क्या है, बात क्या है जो पापा मम्मी से तलाक मांग रहे हैं। वो भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ जाता है। नंदिनी अकेले कमरे में सोफे पर बैठी बैठी रोती रहती है। रोते रोते वो तय कर लेती है कि विवेक को तलाक दे देगी। वैसे भी अब इस रिश्ते में बचा क्या है। सुबह चाय के साथ नंदिनी विवेक को तलाक के पेपर तैयार कर लेने के लिए भी बोल देती है। विवेक उसे देखता रह जाता है। आज नंदिनी उसे कुछ अलग सी ही दिखाई देती है। विवेक उससे कहता है, तुम तो चाहती यही थी, लो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ही तैयार करवा देता हूँ तलाक के पेपर। वैसे भी अब तुम्हें मेरी ज़रूरत भी क्या है। मुझसे अमीर हो, करोड़ों की संपत्ति की अकेली मालकिन हो, जिसके साथ मन हो रहो। अब ये सब फिर से सुन नंदिनी चुप नहीं रहती है। वो कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जब से मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। सुनो, अब कान खोल कर मेरी भी बात सुनो। तुम सही सोच रहे हो, विजय तुम्हारा बेटा नहीं है। विजय उस अभिषेक का बेटा है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ 27 साल ही तो साथ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। पूरे 27 साल इन दीवारों को सजाया मैंने, घर संभाला तुम्हारा, जी जान से तुम्हारी परवाह सेवा की, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उस रात उस एक पल की कमजोरी या गलती ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। बरसों बाद भी मुझे मेरे अकेलेपन की उस एक रात की ये सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। एक औरत जो हूँ, तुम न जाने कितनों के साथ सोए, कभी अपनी ज़रूरत के लिए तो कभी बस ऐसे भी सो लिए मज़े के लिए, पर तुम तो मर्द हो ना, और ऐसे सारे अधिकार तुम्हें खुद ब खुद मिल जाते हैं। परिवार और समाज से भी क्या तुमने कभी सोचा था हमारे और बच्चे क्यों नहीं हुए। पर तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत ही क्या थी। विजय तुम्हें तुम्हारा बेटा जो लगता था। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी, तुम्हें उससे कोई फ़र्क ही कहाँ पड़ता था। तुम्हारी नज़र में सब औरतें अकेली ही रहती है घर में, और घर की बंद 4 दीवारी ही उनका घर है। वैसे अगर उस एक रात मैं कमज़ोर नहीं पड़ती, तब दूसरा इल्ज़ाम मुझ पर लगता, बाज होने का इल्ज़ाम जो मुझ पर सब लगाते, तुम, तुम्हारे घर वाले और ये समाज भी। आदमी 10 के साथ सोकर भी हमारे यहाँ पवित्र रहता है, और औरत अगर किसी कमज़ोर क्षण भी कमज़ोर पड़ जाए तो उसकी सालों की जमी जमाई गृहस्थी भी उजड़ जाती है। पुरुष जो स्वयं को स्वयं ही माफ़ कर लेता है गलतियाँ करके, और औरत पुरुष का मुंह ताकती रहती है माफ़ी के लिए। उस अभिषेक ने भी आत्मग्लानि से भरकर अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ जो थी वो बात उसे पता चल गई थी। और एक बार वो मिलने भी आया था मुझसे और विजय से, पर मैं उससे नहीं मिली, न मैंने विजय से उसे मिलने दिया था।
वो अपने सर का बोझ उतारना चाहता था, इसलिए मरते वक्त उसने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। तुम सारे पुरुष एक जैसे हो, दम्भी हो, अहंकारी हो। तुमने अहंकार में मुझे छोड़ दिया, उसने अहंकार में सारी दौलत मेरे नाम कर दी। ये बोल नंदिनी दूसरे कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती है। शाम को जब विवेक आता है तो सोचता है नंदिनी को माफ़ कर देगा, पर तब तक नंदिनी विवेक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चली जाती है। विवेक का नाम एक लेटर छोड़कर नंदिनी रात भर अतीत में ऐसे खोई थी कि उसे कुछ पता न चला कब सुबह हो गई। अब सुबह के 6 बज रहे थे और आरती उसके लिए चाय का कप लिए खड़ी थी। आरती जो कि उसकी रूम में उसके साथ रहती थी, वो भी उसी के जैसी थी। दोनों मिलकर एक संगीत सिखाने का स्कूल चला रही थी। नंदिनी ने अभिषेक की सारी दौलत उस स्कूल को खोलने में लगा दी थी। तो देखा ना दोस्तों, एक छोटी सी गलती, अब गलती किसमें है ये मुझे भी मालूम नहीं, मेरे भी समझ से बाहर है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसको बोला जाएगा, मर्द को या औरत को। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, लव यू।